संदली इश्क। प्लीज तैमूर, मुझे डर लग रहा है। नैनतारा ने इसके हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया था। तुम्हारी पहली सुहाग रात तो नहीं जो तुम इतना घबरा रही हो। तैमूर आफंदी ने इसे शादी में देखकर पसंद कर लिया। वो बेवा 2 साला बच्चे की माँ थी, फिर भी तैमूर ने इससे शादी कर ली। पहली रात में जब इसने बेड की चादर रंगीन देखी तो वो हैरान था। नैनतारा नहा कर आई तो तैमूर ने इसे बाहों में समेट लिया। तुम तो कुंवारी हो, सच बताओ, ये बच्चा किसका है? तैमूर की बात पर वो रोने लगी। मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझे तलाक दे देंगे। ये सुनकर तैमूर परेशान हो गया, लेकिन एक दिन वो इसे बिना बताए चुपके से बच्चे को किसी से मिलवाने ले गई। तैमूर भी इसका पीछा करते गुस्से से आग बगोला हो गया। सामने नैनतारा एक अजनबी नौजवान की बाहों में। बड़ी मुश्किल से टाइम निकालकर ज़ैनब के कहने पर वो इस शादी में आया था। हर तरफ खूबसूरत हसीनाओं का मुकाबला था और ज़ैनब की नंद की शादी थी। वो भी एक कोने में बैठ गया। मुसलसल मोबाइल पर कॉल्स आ रही थीं, जिन्हें गाहे बगाहे वो अटेंड कर रहा था। यूं ही मोबाइल पर बात करते करते इसकी नजर सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ी और जैसे दिल थम सा गया। पुरवकार अंदाज में खड़ी, सर पर सादगी से दुपट्टा लिए, फिरोजी रंग का सिंपल सा सूट पहने वो किसी औरत से बातें कर रही थी। वो लड़की थी या कोई अप्सरा? आज तक तैमूर की नजर किसी लड़की पर ऐसे न ठहरी थी। तभी इसने मोबाइल पर आई कॉल काट दी। वो बेख्तियार सा ऐसे देखे गया। रेशमी बालों से बार बार दुपट्टा फिसल रहा था। तंग आकर ऐसे सर पर लिए जा रही थी। फिर वो इसी औरत के साथ सामने वाली टेबल पर बैठ गई। इस तरह के तैमूर इसे बिल्कुल अपने सामने बैठा आसानी से देख सकता था। क्यों किसी लड़की को देखना इसे जेब नहीं देता था, लेकिन आज वो पहली बार दिल के हाथों मजबूर हो गया था। वो नहीं जानता था कि इस शादी में आना इसके लिए इतना फायदेमंद होगा। वैसे भी ज़ैनब ने इसे फोन करके खास तौर पर हदायत दी थी, तुम्हारे मिजाज नहीं मिलते तैमूर, न जाने तुम्हारे लिए कौन सी आसमान से लड़की टपकेगी जिससे तुम शादी करोगे। शादी में सारे खानदान की लड़कियां आई होंगी। अगर तुमने शादी में शिरकत ना की और अपने लिए कोई लड़की ना देखी तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। वो बड़ी बहन थी तैमूर की, इसका कहा कैसे टाल सकता था? तभी तो इसके कहने पर वो यहाँ चला आया, लेकिन अब दिल बड़ी शिद्दत से एक फरियाद कर रहा था, बस यही है वो जिसकी तुम्हें तलाश थी। इसकी निगाहें ज़ैनब को तलाश कर रही थीं कि वो इस लड़की के बारे में इसे बता सके, लेकिन तभी इसके सारे ख्वाब जैसे छन कर टूटे थे। जब एक तकरीबन 2 साल का बच्चा मामा कहता इस लड़की से लिपट गया। इस लड़के ने फौरन ही मुस्कुराते हुए अपनी बाहें फैला दी थी। शायद वो शादीशुदा थी, यकीनन इसका शौहर भी यहीं कहीं होगा। तैमूर का दिल अंदर से टूट कर रह गया था। पहली बार कोई लड़की इसके दिल को भाई थी। वो मुस्कुराते हुए अपने बेटे से बात कर रही थी, लेकिन इसके गाल में पड़ने वाला डिंपल सामने बैठे तैमूर का चैनो करार लूट रहा था। एकदम ही इस भरी महफिल से इसका दिल उचाट हो गया। वो जैसे ही खड़ा हुआ, सामने बैठी लड़की के पास एक दूसरी लड़की आकर कहने लगी, नैनतारा, तुम्हें अपिया बुला रहे हैं। नैनतारा जितनी वो खूबसूरत थी, इसका नाम इससे भी ज्यादा खूबसूरत था, जो तैमूर के दिल को छू गया। लेकिन क्या फायदा, वो किसी की अमानत थी, किसी की बीवी। इस नन्हे बच्चे की उंगली थामे वो इसके करीब से गुजरती चली गई और तैमूर इसकी खुशबू महसूस करता रह गया। जैसे ही ज़ैनब को तलाश करता इसके पास आया तो हैरान रह गया। वो ज़ैनब के पास ही खड़ी थी, शायद इससे जाने की इजाजत मांग रही थी। जैसे वो थोड़ा करीब गया तो इसने इसकी आवाज सुनी, अपिया प्लीज मुझे इजाजत दें, ज़ैन बहुत तंग कर रहा है। वो ज़ैनब से जाने की इजाजत मांग रही थी। लो, अभी तुम्हारी दोस्त की रुखसती भी नहीं हुई और तुम्हें जाने की पड़ी है। गलत बात है नैनतारा, मैं फिर आऊंगी, आप ही इससे मुलाकात करने, प्रॉमिस, अभी मुझे इजाजत दे दें। इसके गले लगकर वो अपने बच्चे को गोद में उठाए। शायद इस शादी से रुखसत हो गई थी, लेकिन तैमूर दिल महसूस के रह गया। फिर वो ज़ैनब के पास आया था, चले मुझे इजाजत दे, मैं जा रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट काम है।
लो अभी से क्या हो गया, आज सबको जल्दी जाने की पड़ी है। मैंने तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया था वो हुआ ही नहीं। कोई नजर में है लड़की? ज़ैनब सरगोशी में से पूछ रही थी। वो मुंह बनाते हुए कहने लगी, आए तो थी लेकिन वो तो शादीशुदा निकली। कोई फायदा नहीं हुआ इस शादी में आने का। वो बड़ा ही मायूस था। कौन? किसकी बात कर रहे हो? मुझे भी तो बता, कहाँ बेटी है वो? ज़ैनब इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। ओहो, इसे तलाश करना बंद करें, वो चली गई है। अभी अभी जो चंद लम्हे पहले यहाँ आपके पास खड़ी थी। तैमूर की बात पर ज़ैनब हैरान थी। किसकी बात कर रहे हो तुम? नैन तारा की। इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जितनी वो खूबसूरत थी, इसका नाम इससे ज्यादा खूबसूरत था। लेकिन आप ही, मुझे जेब नहीं देता कि मैं किसी शादीशुदा लड़की को इस तरह देखूं। आप बस मुझे इजाजत दें। वो जाने के लिए पलटने वाला था जब ज़ैनब ने इससे आवाज दी, एक मिनट तैमूर, नैनतारा शादीशुदा जरूर है, इसका शौहर मर चुका है, वो एक बेवा लड़की है। वो फौरन ही पलटा था। इसकी आंखों में तहिर के साथ खुशी भी थी। सच कह रही हैं आप? इससे यकीन नहीं हो रहा था। ज़ैनब गड़बड़ा रही थी। क्या तुम एक बेवा से शादी करोगे? वो तुम्हें इतनी पसंद है क्या? तैमूर ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा था। जो चीज इसके मन को भा जाए फिर वो इसे हासिल करके ही रहता है, और नैन तारा इसकी मनपसंद लड़की बन गई थी। ज़ैनब अगले दिन ही तैमूर आफंदी का रिश्ता नैन तारा के घर लेने पहुंच गई थी। नैन की वालदा नहीं जानती थी कि वो किस इरादे से आई हैं। इतना वो जानती थी कि ज़ैनब नैना की दोस्त की भाभी है, लेकिन जब आते ही इसने अपना मुद्दा बयान किया तो वो हैरान रह गई। वो लोग बहुत ऊंचे अमीर कबीर लोग थे, जबकि नैन तारा मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी। करीब ही इसके अब्बू भी बैठे थे। इसकी माँ ज़ैनब से कहने लगी, ज़ैनब बेटा, मैं भी तो इसकी शादी करना चाहती हूँ। अगले साल 24 की हो जाएगी वो, लेकिन मेरी बात मानती नहीं है। कहती है कि बगैर इस बच्चे की रुखसती नहीं करूंगी। हमने तो कहा था कि हम इस बच्चे को पाल लेते हैं, हमें दे दो, लेकिन इससे किसी पर भरोसा नहीं है। कहती है कि जिसे भी कबूल करना होगा इस बच्चे के साथ ही मुझे कबूल करे। जान बसती है इसकी अपने बच्चे में। जो भी रिश्ता आता है इसके बच्चे का सुनकर दोबारा पलट कर नहीं आते। इनके चेहरे पर एक गहरी उदासी और मायूसी की कैफियत थी। ज़ैनब मुस्कुरा दी। ज़ाहिर आंटी, एक माँ बाप ने बच्चे को खुद से कैसे वो दूर कर सकते हैं? ये तो इस पर जुल्म होगा। लेकिन तैमूर ये बात जानता है कि नैनतारा का 2 साल का बच्चा है और वो बेवा है। नैना की माँ फिरदौस बेगम हैरान रह गई थी। खुद नैना भी, जो किचन में खड़ी ज़ैनब के लिए चाय और दीगर लवाजमात तैयार कर रही थी, इसने भी ये सारी बातें सुन ली थी, क्योंकि किचन से लाउंज तक का फासला ज्यादा नहीं था। आप परेशान मत हो, बस मेरे भाई को पहली बार कोई लड़की पसंद आई है, इसलिए आप अपनी रजामंदी दे दें। बहुत ही अच्छा और नेक दिल है मेरे भाई का। जिस लड़की से शादी करेगा इससे बहुत खुश रखेगा। आपकी बेटी भी इंशाल्लाह बहुत खुश रहेगी। और रही नैना के बच्चे की बात, तो वो इसकी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार है। फिर इसको या आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ज़ैनब ने मुकम्मल तसल्ली करा दी। नैनतारा के माँ बाप का खुशी से बुरा हाल था। इतना अमीर कबीर रिश्ता वो कभी नैनतारा को बच्चे के साथ कबूल कर रहे थे, और इन्हें क्या चाहिए था? फिरदौस बेगम ने फौरन ही रजामंदी दे दी थी, क्योंकि ज़ैनब तो बहुत अच्छे से जानती थी जितनी सुलझी हुई और खानदानी वो थी, यकीनन इसका भाई भी ऐसा ही होगा। इन्हें 100% यकीन था, जबकि नैनतारा खामोशी से अपने हाथों की हथेलियों को देख रही थी। कभी नन्ना जैन इसके कदमों से आकर लिपट गया। मम्मा भूखी लगी है। अच्छा, मैं भी अपने चांद को खाना खिलाती हूँ। इसने फौरन इसे अपनी बाजुओं में ले लिया। थोड़ी देर बाद वो चाय लेकर ज़ैनब के सामने आई। पलटने वाली थी कि अचानक ज़ैनब ने इससे आवाज दी। वो कुछ घबराई हुई और शर्म सी महसूस कर रही थी। ज़ैनब ने इस दुबली पतली खूबसूरत लड़की को देखा जिसमें कोई कमी ना थी। सच में तैमूर की पसंद बहुत लाजवाब थी। बैठ जाओ नैनतारा, ऐसे लग रहा है कि मैं पहली बार तुम्हारे घर आई हूँ। नहीं आप ही, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल जैन को भूख लगी है, मैं इसे खाना खिला दूं, फिर आती हूँ। वो इनके सामने से उठ गई थी, क्योंकि इसके रिश्ते का तस्करा चल रहा था। नैनतारा के माँ बाप ने रजामंदी क्या दी। ज़ैनब धड़ाधड़ शॉपिंग करने लगी। इसकी शादी की, क्योंकि इससे 6 महीने बाद अपने शौहर के पास तुर्की चले जाना था।
इसलिए वो जाने से पहले वो तैमूर की शादी करना चाहती थी। आज भी तैमूर ऑफिस से जल्दी घर आ गया। वो सारे कपड़े फैलाए बैठी थी, फिर तैमूर से कहने लगी, मैं तो सोच रही हूँ कि ब्राइडल ड्रेस तुम और नैनतारा दोनों मिलकर पसंद कर लो। नेकी और पूछ पूछ, तैमूर मुस्कुराते हुए कहने लगा तो ज़ैनब ने खुश होकर भाई का शाद चेहरा देखा, फिर दिल से इसकी खुशियों की दुआएं की थी। लेकिन जैसे इन्होंने फिरदौस बेगम को फोन किया, इन्होंने माजिद कर ली। नैनतारा इस बात पर राजी नहीं थी कि वो तैमूर के साथ जाकर ब्राइडल ड्रेस खरीदे। ये सुनकर तैमूर तशवीश का शिकार हो गया। वो शादी से खुश नहीं है, इसने ज़ैनब से कहा था। ज़ैनब गड़बड़ा गई थी। नहीं, खुश क्यों नहीं होगी, इसके माँ बाप तो बहुत खुश हैं, इन्होंने तो फौरन ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। हो सकता है तैमूर वो एक मशरकी लड़की हो, इसे सब करना अच्छा ना लगता हो। वैसे भी तुमने देखा नहीं वो कितनी सादा और सिंपल रहती है। और फिर तुम ये क्यों भूल गए हो कि वो एक बेवा रह चुकी है, इसकी दूसरी शादी है। हो सकता है कि लोगों की तंजिया नजरों और मुआशरे की बातों से बचने के लिए वो ये सब चोंचले ना करना चाह रहे हो। तैमूर ने गहरी सांस ली थी। कहीं से भी वो लड़की नहीं लगती थी कि वो एक बेवा है, 2 साल के बेटे की माँ है। इसे देखकर तो ऐसे लगता था जैसे वो कोई ताजा खिलता हुआ गुलाब है जिसकी महक चारों तरफ बिखरी हुई थी। वो नैनतारा को पाने के लिए बेचैन था और दिन ब दिन इसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। फिर वो दिन भी आ गया जब निकाह के बाद वो इसके पहलू में बैठी थी। लाल रंग का खूबसूरत जौरा पहने वो इतनी हसीन लग रही थी कि तैमूर के लिए इस पर से नजर हटाना मुश्किल हो गया। वो जानबूझकर बिल्कुल इससे टच होकर बैठ गया। इसकी एज 31 साल थी जबकि नैना की 24 साल। लेकिन फिर भी तैमूर का दिल आज किसी नौउम्र 17-18 साल के लड़के की तरह धड़क रहा था, क्योंकि नैनतारा इसकी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की थी और शायद इसकी पहली मोहब्बत भी। तैमूर जैसे इसके करीब हुआ वो लम्हे भर को पीछे खिसक गई थी। इसके कांपते हाथ बता रहे थे कि वो किस कदर शर्मो हया वाली लड़की है। मेकअप के बावजूद इसके चेहरे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें किसी शबनम की तरह चमक रही थीं। तभी कोई भागता हुआ आया और इससे लिपट गया। तैमूर की नजर इसके बेटे पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। वो इस बच्चे को बिल्कुल फरामोश कर चुका था कि इसका एक बेटा भी है। यकीनन नैनतारा ऐसे अपने साथ ही लेकर जाएगी तो क्या ये तैमूर और इसके रिश्ते में रुकावट बन सकता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर इसकी मोहब्बत, इसकी तवज्जो और इज्जत हासिल करनी है तो मुझे इस बच्चे को भी अपनाना होगा पूरे दिल से। तभी इसने आगे बढ़कर नन्हे ज़ैन को अपनी गोद में बैठा लिया। गोल मटोल खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों वाला बच्चा एक अनजान शख्स को देखकर बहुत अजनबियत महसूस कर रहा था। नैनतारा की माँ फिरदौस बेगम अजीब सी शर्मिंदगी महसूस करती ज़ैन को इसकी गोद से लेने लगी तो तैमूर ने मना कर दिया। पास में बैठी नैना झुकी आंखों के साथ ये सब देख रही थी। न जाने क्यों इसका दिल धड़कने लगा। हालांकि इसने आज तैमूर को पहली बार देखा था, लेकिन तैमूर के बोलने का नर्म लहजा और अपने बच्चे के साथ इसकी अपनायत पहले दिन महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद रुखसती का शोर हो गया। तैमूर को खुद जल्दी हो रही थी। अच्छा बेटा, मेरी बेटी तुम्हारे हवाले। उम्मीद है कि तुम इसे दुनिया जहां की खुशियां दोगे, कभी इसका दिल नहीं दुखाओगे। ये मेरी सबसे फरमाबरदार और नेक दिल बेटी है, बड़ी मासूम और सुलझी हुई। ऐसे मैं अब तुम्हें सौंप रही हूँ। नैनतारा के बाप ने अपना कांपता हाथ इसके सर पर रखा तो वो बाप के गले लगकर रोने लगी। फिरदौस बेगम का भी रो रो कर बुरा हाल था। ज़ैनब इन्हें दिलासा दे रही थी और मुकम्मल यकीन भी कि तैमूर इतना अच्छा और नेक दिल इंसान है कि वो कभी नैनतारा को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। तैमूर भी ये देखकर हैरान था। इसके भतीजे भतीजियां और भांजे भांजी भी नैनतारा की रुखसती पर रो रहे थे। खुशी और गमी का ये मंजर आज इसने पहली बार देखा था। जैसे ही वो इसके पास गाड़ी में बैठी, तैमूर ने इसका पसीने से भीगा हुआ हाथ थाम लिया। इतनी नरमी और मोहब्बत से दुबाया कि नैनतारा की रुखसती का गम इसकी शर्म में बदल गया और वो आंसू बहाना छोड़कर आने वाले लम्हात के बारे में सोचने लगी। ज़ैनब आपी ने इसे तैमूर के कमरे में बैठा दिया था। खुद इसका दिल बुरी तरह धक धक कर रहा था। ज़ैनब इससे आजिज़ाना लहजे में कहने लगी, देखो नैनतारा, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज के लिए ज़ैन को मेरे पास छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। तैमूर की जिंदगी की आज बहुत अहम रात है।
इसलिए तुम किसी भी खौफ और फिक्र से आजाद होकर इसके साथ अपना वक्त गुजारो। तुम्हें इस पर कोई एतराज तो नहीं? फिरदौस बेगम ने भी इससे बहुत कुछ समझा कर भेजा था, इसलिए इसने नफी में सर हिला दिया। वो धीमे लहजे में कहने लगी, जी आपी, लेकिन सिर्फ आज की रात इसके बगैर 1 मिनट भी सुकून से नहीं सोती हूँ और ना मुझे नींद आती है। वो मासूमियत से कह रही थी तो ज़ैनब हंसती। जाहिर है औलाद है तुम्हारी, एक माँ को अपने बच्चे के बगैर कैसे सुकून मिल सकता है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी कैफियत, आखिर को मेरे भी 3-3 बच्चे हैं। वो प्यार से इसके गाल को छूती से आराम से बैठने का कहकर कमरा लॉक करके चली गई। नैनतारा का दिल इतनी जोर से बेकाबू होकर धड़क रहा था कि मानो अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। और फिर 15 मिनट बाद ही कमरे का दरवाजा खुला था। तैमूर अपनी शानदार शख्सियत, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए कमरे में आया था। नैनतारा का सर और घुटनों से जा लगा। जैसे ही वो करीब बैठा, इसने नैना के कांपते वजूद को देखा। अंदर ही अंदर हैरान भी था। इसकी ये कोई पहली शादी तो नहीं थी जो वो इतना घबरा रही थी, या फिर कोई और मसला था। वो सोच में पड़ गया। तभी इसने धीरे से झुककर इसे सलाम किया था। यार, मैं कोई आदम हूं या जिन तो नहीं जो तुम एक बार भी नजर उठाकर मुझे नहीं देख रही? लड़कियां तो पलट पलट कर मुझे देखती थी, लेकिन आज मुझे अपनी खूबसूरती पर शक हो रहा है। शरारत से कहता वह इसके करीब झुका था। नैनतारा के लब बिल्कुल खामोश थे। रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल मुझसे घबराने या डरने की जरूरत नहीं। तैमूर ने बड़े प्यार से इसका हाथ थपथपाया था। खाना खाया तुमने पेट भरकर या नहीं? भूख तो नहीं लग रही? किसी चीज की जरूरत नहीं, इसने एक बार फिर नरमी से पूछा था। अभी तक नैनतारा की आवाज इसने सुनी भी नहीं थी। वो सख्ती से लब भींचे बैठी थी। सर इतना झुका हुआ था कि तैमूर को इसका चेहरा भी दिखाई न दे रहा था। तभी थोड़ी छूकर इसका खूबसूरत चेहरा जरा सा ऊपर किया था। शर्मो हया ने इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा दिए थे। जज्बात से बोझल इसने नैनतारा के लबों पर गुस्ताखी की तो वो पूरी जान से कांप गई। शायद वो बहुत नर्वस हो रही थी, लेकिन तैमूर सोच में पड़ गया। शायद वो अपने पहले शौहर को पूरी शिद्दत से चाहती होगी, तभी तो किसी दूसरे मर्द का हाथ लगाना इसे इतना अजीब और घबराहट में मुब्तला कर रहा था। तभी रिलैक्स करने के लिए वो इससे कहने लगा, अच्छा जाओ, ये भारी कपड़े चेंज कर लो, शायद तुम इनमें इजी फील नहीं कर रहे। नरमी से कहकर इसने नैनतारा की झिझक दूर करने की कोशिश की थी। तैमूर के कहने की देर थी कि वो फौरन ही लहंगा संभालती उठी और ड्रेसिंग रूम में चली आई। यहाँ आकर अपनी घबराए दिल को सुकून देने लगी। फिर आहिस्ता से जरदार दुपट्टा उतार कर, उफ मेरे खुदाया, कितना मुश्किल होगा इस शख्स की शिद्दतों को सहना। वो लब कुचलते शर्मा रही थी। दुपट्टा और सारा जेवर तो उतार कर रख दिया, लेकिन ब्लाउज की डोरी थी कि खुलने का नाम नहीं ले रही थी। शायद जल्दबाजी और घबराहट में दोनों डोरियां आपस में उलझ गई थी। वो ऐसे बना डोरी खोली ऐसे उतार भी नहीं सकती थी, क्योंकि ब्लाउज बला की फिटिंग का था। इतनी देर तक कोशिश करती रही, लेकिन ब्लाउज था कि उतरने का नाम नहीं ले रहा था। नाचार इसकी आंखों में आंसू आ गए। अब वो करे तो करे क्या। इसके पास दराजों में कैंची तलाश करने की कोशिश उसने की। चलो डोरी को काट कर ही उतार दूं, लेकिन वो भी नदारत। दूसरी तरफ तैमूर भी परेशान था। वो तो बेताबी से नैनतारा के आने का इंतजार कर रहा था। तभी परेशान होकर इसने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बजाया था। क्या हुआ, सब ठीक तो है नैनतारा? किसी चीज की जरूरत तो नहीं? तभी इसकी घबराई हुई आवाज आई थी, जी वो सीजर अगर है तो मुझे दे दें, ये ब्लाउज की डोरी नहीं खुल रही। इसने बगैर दरवाजा खोले कहा। तैमूर मुस्कुराया। फिर चंद लम्हे बाद वो कहने लगा, ये ले लो सीजर मुझसे। जैसे नैनतारा ने कैंची लेने के लिए हाथ आगे किया तो तैमूर ने इसका हाथ थाम लिया और खुद भी ड्रेसिंग रूम के अंदर आ गया। दुपट्टे से आजाद इसका वजूद पूरी रनाइयों के साथ तैमूर के होश उड़ा रहा था। वो बेखुदा होकर आगे बढ़ा। इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं खोल देता हूँ डोरी। नैनतारा बुरी तरह घबराती इससे रुख मोड़कर खड़ी हो गई। तैमूर ने डोरी खोलते हुए इसकी गर्दन पर गुस्ताखी की तो वो एकदम पीछे हो गई। क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा? हाँ, क्या मेरे करीब आना? तैमूर के लहजे में उदासी थी।
नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। फौरन ही नैनतारा की जुबान से ये अल्फाज अदा हुए। ये सुनकर वो गहरी मुस्कुराहट अपने लबों पर लेकर आया। अच्छा, इसका मतलब है कि अच्छा लग रहा है। ऐसे नैनतारा के इर्द गिर्द अपने बाजू हायल कर दिए, गोया इसके भागने का रास्ता बंद कर दिया हो। तब इसने पहली बार तैमूर को अपनी नशीली आंखें उठाकर देखा था। इसके वजी चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। इस वक्त वो इसे दुनिया का खूबसूरत तरीन मर्द लग रहा था, जिसका चेहरा ही नहीं बल्कि दिल भी बहुत खूबसूरत था। नैनतारा हंसी तो तैमूर के जज्बात भी बेकाबू हो गए। वो भूल गया था कि वो इस वक्त कहाँ है। रात इन पर मेहरबान हो रही थी, गोया ये रात एक सदी के बराबर हो। वो शर्माए लजाए सी खुद को इसके हवाले कर चुकी थी। अगर वो तैमूर की जिंदगी में आई हुई पहली औरत थी तो खुद तैमूर भी इसकी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द था, लेकिन इस बात से वो बिल्कुल अनजान था। रोशन चमकती ने इनके दरवाजे पर दस्तक दी तो तैमूर की भी आंख खुल गई। नजर सीधी सामने सोफे पर बैठी नैनतारा पड़ गई। वो इसे देखकर मुस्कुरा दिया। गहरी नजरें इसके सरापे का जायजा ले रही थी। शायद वो काफी देर पहले ही जाग गई थी, लेकिन इसके बाल अभी भी हल्के हल्के गीले थे। गुलाबी रंग का सूट पहने, ऐसा ही गुलाबी दुपट्टा इसने बड़े सलीके से अपने सर पर ले रखा था। बहुत कुछ पूछना चाहता था वो इससे, इसलिए खामोशी से इसे देखता रहा। कभी वो उंगलियां चटखाते तैमूर से कहने लगी, आप प्लीज जैनब आपी से कहें कि वो जैन को मेरे पास देखकर चली जाए। बहुत सारे मेहमान हैं बाहर, मुझे शर्म आ रही है जाते हुए। अच्छा ठीक है, मैं कह देता हूँ, क्यों परेशान हो रही हो, इधर तो आओ मेरे पास। तैमूर ने बड़े प्यार से इसे अपने पास बुलाया तो वह इसके पास आकर बैठ गई। नजरें मेहंदी लगे हाथों पर थीं। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, और तुम भी ये बात अच्छी तरह जानती हो, इसलिए अगर मेरी जगह कोई भी मर्द होता तो वो तुमसे पूछे बिना न रह पाता। नैनतारा जानती थी कि वो ये सवाल जरूर करेगा। वो अपने आप को पहले इस सवाल के लिए तैयार कर चुकी थी। तुम तो कंवारी हो, फिर ये बच्चा किसका है? ये हकीकत मैं जान गया हूँ। वो गहरी नजरों से इसे देखते ये सवाल कर रहा था। नैनतारा खामोशी से लब कुचलती रही। इसकी आंखों में नमी आ गई थी। अगर तैमूर ने इस पर गुस्सा किया या इसे डांट डपट की तो वो क्या करेगी, यही सोचकर वो डर गई थी अंदर से। ये बच्चा मेरा ही है, मैंने इसे पाला है। तैमूर इसके बाद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर संजीदा लहजे में कहने लगा, देखो नैनतारा, सच्चाई मुझे मालूम हो गई है। तुम बिल्कुल पाक हो, अनछुई हो। बताओ मुझे सच सच कि ये बच्चा किसका है। इसके इस अंदाज पर इसने रोना शुरू कर दिया। खूबसूरत सी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। ये देखकर तैमूर हैरान और परेशान हो गया। तभी वो जल्दी से दोनों हाथों से इसके आंसू साफ करने लगा। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपा गई थी। इसने सिसकना शुरू कर दिया। नैनतारा इसी बात से घबराती थी। वो जानती थी कि तैमूर इस हवाले से सवाल जरूर करेगा। तभी भराए लहजे में कहने लगी, आप भले मुझे छोड़ दें या तलाक दे दें, लेकिन मैं इस बच्चे के बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगी। वो जिद्दी और अटल लहजे में कह रही थी। तैमूर ने एक गहरी सांस ली थी। दर हकीकत नैनतारा के आंसू इसके दिल पर गिरे थे। वो इसे रुलाने का सोच भी नहीं सकता था, और वो भी शादी की पहली सुबह। इसने बड़े प्यार से इसके चेहरे पर गुस्ताखी की और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा कि मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ देना या ज़हनी अजियत देना नहीं, मैं तो बस एक छोटी सी बात जानना चाह रहा था। मैं तो इस बात पर भी खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि इसने बेखबरी में मुझे इतनी बड़ी खुशी दे दी कि एक ऐसी लड़की मेरे नसीब में लिख दी जिसे आज से पहले किसी मर्द ने हाथ भी नहीं लगाया। तो आप खुश नहीं इस बात पर? वो मासूमियत से कह रही थी। मैं सच कह रही हूँ, आपसे पहले मुझे कभी भी किसी शख्स ने हाथ नहीं लगाया। वो अपनी पाकीज़गी की गवाहियां दे रही थी। तैमूर ने इसे अपनी बाहों में समेट लिया। मैं कब तुमसे सफाई मांग रहा हूँ? आज तुमसे इस बच्चे के बारे में सवाल किया, लेकिन मेरा वादा है दोबारा कभी ये सवाल नहीं पूछूंगा जो तुम्हें तकलीफ दे। ऐसे नैनतारा के आंसू अपनी पोरों से चुन लिए थे। नैनतारा का साथ पाकर तो जैसे जिंदगी हसीन हो गई थी। अब तो इसका ऑफिस में दिल ही नहीं लगता। सारा दिन इसके दिलो दिमाग पर वही छाई रहती। वो वक्त से पहले घर आने लगा था, सब कुछ मैनेजर के हवाले करके। तैमूर आफंदी लड़कियों से दूर भागने वाला, लेकिन एक लड़की क्या इसकी जिंदगी में आई तो जैसे इसकी जिंदगी ही बदल गई।
ان کی ابھی تو نئی نئی شادی ہوئی تھی، اس لیے بے چینیاں اور بےتابیاں عروج پر تھیں۔ پھر اس رات کے زین سونے کی بجائے کمرے میں کھیلتا پھر رہا تھا۔ یار کب سوئے گا یہ ظالم سماج، وہ بے چارگی سے کہہ رہا تھا۔ نینتارا زور سے ہنسی تھی۔ زین اسے مما تو تیمور کو ڈیڈ کہتا۔ نینتارا کے حوالے سے اسے وہ بہت عزیز ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے تیمور نے اس سے کوئی سوال بھی نہیں پوچھا تھا، زین کے حوالے سے، کیونکہ اس نے اس بچے کے ساتھ ہی قبول کیا تھا۔ زین 11 بجے سو گیا تھا۔ تیمور نے پہلے اس کا کمرہ ڈیکوریٹ کروا دیا تھا، دنیا جہاں کے کھلونے آسائشیں اس کے لیے مہیا کر دی تھی۔ یہ سب اس نے صرف نینتارا کی خوشی کے لیے کیا تھا۔ جب اس نے پہلی بار زین کا کمرہ دیکھا تو وہ خوشی سے رونے لگی۔ ارے بھائی یہ آنسو کیسے؟ تیمور نے فوراً اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ پتہ نہیں میں نے اپنی زندگی میں کیا ایسی نیکی کی جو خدا کو اتنی پسند آئی کہ اس نے مجھے آپ جیسا ہمسفر عطا کیا، وہ بھیگی آواز میں کہہ رہی تھی۔ نہ صرف اس کی ضرورت کی ساری چیزیں بلکہ وہ زین کو ہر جگہ اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ اس دن بھی وہ اسے ریسٹورینٹ میں کھانا کھلانے کے لیے لے کر آیا تھا۔ تبھی پیچھے بیٹھی لڑکیوں کی آواز ان دونوں کو بآسانی اپنے کانوں میں سنائی دی تھی۔ واو کتنا کیوٹ کپل ہے، اور بچہ بھی بہت پیارا ہے۔ تیمور نے محبت سے نینتارا کو دیکھا تھا جو لڑکیوں کی بات پر ہنس رہی تھی۔ دن بہ دن تیمور کی محبت اس سے نکھار رہی تھی، لیکن کبھی کبھی تیمور کے من میں یہ سوال ضرور آتا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہو سکتا ہے، کہ نینتارا اس کے بارے میں کچھ بتانے کو تیار نہیں، اور نہ اس کے گھر والے۔ ایک دن میں خود ہی تیمور سے کہہ رہی تھی، میں نے اس بچے کی خاطر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی اس معاشرے میں کوئی ایسا مرد نہیں جو مجھے اس بچے کے ساتھ قبول کرے۔ میں بھلے ہی ساری زندگی کنواری رہتی لیکن میں اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ تیمور پلیز آپ مجھے کبھی اس بات کے لیے مجبور مت کیجیے گا۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ تیمور مسکرا دیا۔ میں جانتا ہوں نینتارا کہ تم اس بچے سے کتنی محبت کرتی ہو۔ ضروری نہیں کہ انسان جس سے پیدا کرے صرف اس لیے ہی ایسے جذبات رکھے۔ بعض اوقات وہ جسے پالتا ہے اسے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ تمہیں دیکھ کر اس بات کا اندازہ ہے مجھے۔ تیمور کے نرم رویے اور بے پناہ محبت نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا، ورنہ اس سے پہلے وہ گھر میں بھائی بھابھی، ماں باپ، بہنوں کے ہاتھوں خوب ذلیل ہوتی تھی۔ اس بچے کی وجہ سے وہ سب اسے باتیں سناتے، ساری زندگی کنواری مرے گی، یہ دیکھ لو کیا سے کیا کر لیا اس نے اپنا حال۔ بڑی بہن ماہپارا اس سے غصے سے کہتی، بیٹا آج تو میں اس بچے کا خرچہ اٹھا رہا ہوں، لیکن کل کو میں مر گیا تو تم اکیلی رہ جاؤ گی۔ کوئی بھائی بھاوت جس بچے کو اور تمہیں برداشت نہیں کریں گے۔ ابو کو یہ بات پریشان کرتی، کوئی نہیں ہوگا جو اس کا خرچہ اٹھائے گا، کون پالے گا اس سے؟ اس رب کی ذات ہے نا جس نے اسے دنیا میں بھیجا، وہی وسیلہ پیدا کرے گا۔ وہ صبر برداشت کے ساتھ سب کی باتیں سنتی، اور آج دیکھو خدا نے کس طرح اس کی جھولی میں نہ صرف محبت بلکہ دولت بھی ڈال دی تھی، اور اس بنگلے کی اکیلی مالک تھی، اور تیمور افندی کے دل کی رانی۔ زین ایک چیز پر ہاتھ رکھتا ہے، تیمور اس کے لیے ڈھیروں کھلونے لا دیتا۔ اس کا معصوم چہرے پر خوشی سے جگمگانے لگتا، اور نینتارا کی آنکھیں آنسوں سے بھیگ جاتی۔ تیمور نے نہ صرف اسے خوش رکھنے کا وعدہ کیا تھا بلکہ کبھی غم نہ دینے کا بھی فیصلہ کیا تھا۔ ان کی شادی شدہ زندگی بڑی خوبصورت گزر رہی تھی، لیکن ایک دن اس زندگی میں ایک ہلچل سی مچی تھی۔ اس دن وہ جلدی گھر آ گیا تھا، لیکن نینتارا اور زین گھر میں موجود نہیں تھے۔ کہاں گئی ہیں بیگم صاحبہ، کچھ بتا کر گئی ہیں؟ اس نے چوکیدار سے پوچھا تھا۔ نہیں صاحب جی، کچھ بتایا تو نہیں، لیکن میں نے بس اتنا کہا تھا کہ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائیں، تو وہ کہنے لگی کہ نہیں میں رکشے میں چلی جاؤں گی۔ یہ سن کر تیمور پریشان ہو گیا تھا، لیکن جب وہ واپس آئی تو اس کا چہرہ کچھ رقم تحریر کیے ہوئے تھا، جیسے وہ کسی گہرے صدمے سے ابھر کر آئی ہو، اور آنسو کے نشان چہرے پر بڑے عجیب لگ رہے تھے۔ تیمور کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ ارے آپ جلدی گھر آ گئے؟ اسے دیکھ کر جیسے بہاریں واپس آ گئی تھی اس کے چہرے کی۔ کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس ایسے ہی تمہیں دیکھنے کا دل کر رہا تھا تو جلدی گھر آ گیا۔ لیکن تم پورے 2 گھنٹے میں واپس آئی ہو، کہاں گئی تھی؟ اپنے پیرنٹس کے ہاں جانا تھا تو مجھے کہہ دیتی نینتارا، اور تم گاڑی میں کیوں نہیں گئی؟ وہ اس پر خفگی کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہہ رہی تھی، لیکن اس ضروری کام کا تذکرہ اس نے تیمور کے سامنے نہیں کیا تھا۔
फिर एक दो बार नहीं, कई बार इसने नैनतारा को वहीं जाते हुए देखा था। कभी से चौकीदार के जरिए खबर मिलती तो कभी वो जल्दी घर आ जाता तो वो गायब होती। आखिर वो कहाँ जाती है, ये बात तैमूर को चुभ रही थी। ये बात मुझे इससे पूछ लेनी चाहिए, इससे पहले कि दिल में बदगुमानी आए, लेकिन पूछने पर वो तुम्हें कुछ बताने की। अगर ऐसी बात होती तो पहले ही तुम्हें सब कुछ बता देती। वसवसे और बदगुमानियां पैदा करना बेशक शैतान का काम है और इसने अपना काम दिखा दिया था। तभी तो तैमूर दिल के हाथों मजबूर होकर एक दिन नैनतारा का पीछा करा था, लेकिन इस एक नफ्सियाती अमराज के अस्पताल के सामने उतरता देखकर वो चौंक गया। जैन की उंगली थामे चादर में लिपटी वो आगे आगे चल रही थी। इसके फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि तैमूर आफंदी भी इसके पीछे है। फिर वो एक जनरल वार्ड के बेड के पास आकर रुकी थी, लेकिन इस पर बैठी वो लड़की जिसके बिखरे बाल, चेहरे पर 2-3 जख्म के निशान, टूटी फूटी मुस्कुराहट, साफ जाहिर था कि वो लड़की मेंटल है। शायद इसका वहां इलाज चल रहा था, लेकिन वो जैन से कह रही थी कि मम्मा को हाय करो। नहीं, मुझे नहीं करना ऐसे हाय, ये गंदी है। क्यों लेकर आती हैं आप मुझे इसके पास? ये मेरी मम्मा नहीं बल्कि आप मेरी मम्मा है। बुरी बात है जैन, ऐसे नहीं कहते। ये देखो, ये ठीक हो जाएगी तो फिर आपसे बहुत प्यार भी करेंगी। वो बड़े प्यार से इस लड़की के बाल संवार रही थी जो बिल्कुल भी अपनी ज़हनी कैफियत में नॉर्मल नहीं लग रही थी। तैमूर आफंदी वहीं से पलट गया था, लेकिन इसके सामने बहुत से सवाल थे जिनका जवाब जानना जरूरी था। जैन के सो जाने के बाद वो इसके पास बैठी थी, निखरी निखरी सी खुशबू में बसी हुई। इसके खुले बाल चेहरे के गिर्द एक हाला किए हुए थे। वो तैमूर से न जाने कहां कहां की बातें कर रही थी, लेकिन तैमूर इस लड़की के बारे में जानना चाहता था। तभी वो बड़ी नरमी से इसे कहने लगा, वो लड़की कौन थी नैनतारा, जिसे तुम जैन की माँ कह रही थी? नैनतारा ने अपने लब कुचल डाले थे। वो खफगी से इसे देखते हुए कहने लगी, आपको कैसे पता है इस लड़की के बारे में? क्या आप मेरा पीछा करते हैं? अब कि इसकी आंखों में शक था, तभी तैमूर ने फौरन इसके दोनों हाथ थाम लिए। फिर नरमी से इन्हें दुबाते हुए कहने लगा, नहीं, मैं क्यों पीछा करूंगा तुम्हारा, और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा था, लेकिन तुम्हें अकेले जाता देखकर मैं परेशान हो गया था। सच बताओ, देखो मुझे गलत मत समझना, बस मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो लड़की कौन थी। अगर मैंने आपको सच बता दिया तो आप इस मासूम बच्चे से नफरत करने लगेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इस बच्चे से नफरत करूं नैनतारा? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैंने पूरे दिल से जैन को अपनी औलाद कबूल कर लिया है। तुम्हारे हवाले से वो मुझे बहुत अजीज है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इससे नफरत ना करें। ये जानकर कि वो एक नाजायज औलाद है, आप इसे अपनी जिंदगी में कबूल कर लेंगे। नैनतारा की आंखें लाल हो रही थी। तैमूर सुन सा बैठा था। ये क्या कह रही हो तुम? वो हैरान था। नैनतारा ने अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया। मैं ये सच्चाई कभी आपके सामने लाना नहीं चाहती थी, लेकिन शायद अब बताना बहुत जरूरी हो गया है। घर से कॉलेज का फासला इतना नहीं था कि वो कोई वैन लगवाती, इसलिए पैदल ही बासानी वो रास्ता पार कर लेती थी। फिर पहली बार इसने इन झाड़ियों के पीछे बैठे देखा था। वो दरख्त से टेक लगाए बैठी थी। नैनतारा इसे देखकर हैरान रह गई। शायद वो बहुत भूखी थी। बार बार अपने चेहरे को अपने हाथों से खुजा रही थी। जैसे वो करीब से गुजरने लगी, इसने नैना के आगे हाथ फैलाए थे। इसके मासूम चेहरे पर भूख थी। शायद वो एक ज़हनी मरीज लड़की थी, भीख मांगने वाली, एक फकीरनी, लेकिन शक्लो सूरत से नहीं लगता था कि वो एक भिखारी है। नैनतारा ने अपने टिफिन से रोटी निकालकर इसके सामने रख दी। इसे वो ऐसे खाने लगी जैसे 2 दिन से भूखी हो। इस पर से बहुत तरस आया। फिर तो अक्सर ही वो इसे यहाँ बैठी दिखाई देती, वो भी सुबह सुबह के वक्त जब वो कॉलेज जा रही होती। वो खास तौर पर इसके लिए घर से खाना बनवा कर लाने लगी। अम्मी कैसे नाश्ता करके जाओ, और वो टिफिन में रखने का कह देती, और फिर वो खाना वो इसके सामने रख देती। निकी को आज बहुत भूख लगी थी। यहाँ से वो अपने पेट की तरफ इशारा कर रही थी। जब पहली बार नैनतारा को इसका नाम पता चला कि इसका नाम निकी है, वो एक मांगने वाली तो थी, लेकिन इसका सफेद चेहरा जगह जगह से कालिक लगा हुआ था, लेकिन चेहरे की खूबसूरती छुपाए न छुपती थी। ऊपर से लाइट ब्राउन आंखें, बाल पे इंतहा घुंघराले थे, लेकिन किसी वक्त में भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। इसका और निकी का जैसे आपस में खास सा रिश्ता बन गया। नैनतारा को इसे देखने की आदत सी हो गई, लेकिन एक दिन जब वो झाड़ियों के पास से गुजरी तो इसे निकी के रोने की आवाज आई थी।
وہ ہمیشہ سے یہیں بیٹھی ملتی تھی. کیا ہوا تمہیں نکی؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ بار بار ہاتھ کبھی گال پر لگاتی تو کبھی ٹھوڑی پر. پھر اس نے ہاتھ سے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا. یہاں درد ہے، بہت درد ہے نکی کو. نینتارا نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا جہاں آنسو بھرے تھے. تبھی اس کی نظر ان کے کپڑوں پر پڑی تو استغفر اللہ، وہ اپنا دل تھام کر رہ گئی. اس کی ساری شلوار قمیض خون میں لتھڑی پڑی تھی. درندوں کے معاشرے میں ایک ذہنی مریض لڑکی کو روندا گیا تھا. اس نے اپنی چادر اس کے وجود کے ارد گرد لپیٹ دی، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، لیکن خود نینتارا کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. پھر اس دن وہ گھر گئی تو ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب تھی. چارپائی پر لیٹ کر رونے لگی. اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا. کیا ہوا تمہیں؟ کوئی اتنی ٹینشن میں لگ رہی ہو؟ اتنی پریشان کیوں ہو؟ فردوس بیگم نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا. امی نہ جانے کس نے اس پھول کو مسئلہ ہوگا، کس نے نوچا ہوگا. اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ ایک ذہنی مریض لڑکی ہے. کیوں کیا اس کے ساتھ ایسا؟ وہ بے رب سی روئی جا رہی تھی. شروع سے اس کا دل بہت حساس تھا. گھر والوں کا خیال رکھنے والی، ابو کی فرما بردار صبر والی بیٹی. فردوس بیگم پریشان ہو گئی. کیا ہو گئے؟ کس کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ کون تھی وہ تمہاری؟ کوئی بھی تو نہیں تھی میری، لیکن اسے خدا کی مخلوق تو تھی جس نے اس دنیا میں اسے بھیجا. کیا بگاڑا تھا اس نے کسی کا؟ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی. امی نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا، لیکن وہ رات اس پر بہت بھاری گزری تھی. پھر اگلے کئی مہینوں تک اسے نکی نظر نہ آئی. نہ جانے وہ اس ظالم دنیا میں کہاں کھو گئی تھی. اکثر ہی اس راستے سے گزرتے ہوئے اس کی نگاہیں اسے تلاش کرتی تھیں. پھر پڑھائی میں ایسی مصروف ہوئی کہ وہ وقتی طور پر اس غم سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی. اس کے کالج کا آخری سال ہی تو تھا. دوپہر کے وقت وہ اسی راستے سے گزر رہی تھی. عموماً اس وقت چاروں طرف سناٹا ہی ہوتا تھا اور اسے یہاں سے گزرنے کی جلدی ہوتی، لیکن آج اس کے قدم رک گئے تھے. جھاڑیوں کے پیچھے کسی نوزائیدہ بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی. اس کے قدم زمین میں دھنس گئے تھے. جیسے ہی وہ قدم آگے آئی تو اس کی آنکھوں نے ایک کربناک منظر دیکھا تھا. وہ ننھا بچہ ہی تو تھا جو بے یار و مددگار لیٹا تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا، اور اس سے چند قدم کے فاصلے پر زمین پر لیٹی نکی حالات بتا رہے تھے. تو اس نے ابھی چند لمحے پہلے اس بچے کو جنم دیا ہے. نین تارا نے اس سے پہلے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا. اس کا دل کام کرے گیا. وہ اتنے مہینوں سے غائب تھی، لیکن بچے کو جنم دیا تو یہاں آ کر. وہ کس وجہ سے یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آئی تھی. تبھی پاس سے گزرتی ایک بوڑھی عورت سے وہ کہنے لگی، اماں خدا کے لیے مدد کرو، یعنی وہاں ایک لڑکی پڑی ہے. بری عورت دوڑی دوڑی اس کے پاس آئی. توبہ توبہ کرتی وہ نکی کی مدد کرنے لگی. پھر اس نے اس بچے کو کپڑے میں لپیٹا تھا. دیکھے اس جھلی کو بھی نہ چھوڑا. لوگوں نے، ارے میں تو کہوں گی کہ لوگ ایسے بچوں کو پیدا ہوتے ہی کیوں نہیں مار دیتے، کیوں چھوڑ دیتے ہیں اسے اس دنیا میں. وہ عورت اس ذہنی مریض لڑکی کو دیکھ کر کہہ رہی تھی، جبکہ نین تارا کپڑے میں لپٹے اس بچے کو لیے کھڑی تھی. سفید گلابی ایک صحت مند بچہ جس نے ذہنی مریض نکی کی کوکھ سے جنم لیا تھا. بوڑھی عورت نے افسوس سے کپڑے میں لپیٹے بچے کو دیکھا پر کہنے لگی، کیا ضرورت تھی اسے اس دنیا میں جنم لینے کی جس نے اس جھلی کے ساتھ یہ سب کیا ہے. وہ اسے بھی نہیں چھوڑے گا. یہ سنتے ہی نین تارا کام گئی تھی. اس نے اس ننھے خوبصورت گول مٹول بچے کو اپنے بازوؤں میں چھپا لیا. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں نہیں، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی. اچھا، پھر ابھی لوگوں کا ہجوم جمع ہو جائے گا اور وہ سب لوگ مل کر نہ جانے اس بچے کے ساتھ کیا کریں گے. اگر اس کی زندگی بچانا چاہتی ہو تو اسے اپنے ساتھ لے جاؤ. نکی جھلی ابھی تک زمین پر پڑی تھی جیسے اسے کچھ ہوش نہ تھی، لیکن نین تارا نے اس بچے کو خود میں چھپا لیا تھا اور وہ پھر اسے گھر لے آئی. نہ جانے اس نے کیا سوچ کر اس بچے کو پالنے کا فیصلہ کیا تھا. تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا نینا؟ کنواری ہو کر تم اس بچے کو پالو گی. ہم دنیا والوں کو کیا کہیں گے؟ وہ شک کریں گے، تم پر الزام لگائیں گے. یہ نہ ہو یہ بچہ تمہارا ہی ہے، تم پر گندے گندے الزام لگائیں گے. اس کے گھر والے اس پر انگلیاں اٹھا رہے تھے، لیکن وہ سب کے سامنے مضبوطی سے ڈٹی رہی. میں کچھ نہیں جانتی. یہ بچہ اس لڑکی کا ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا. وہ خود ذہنی مریض ہے، پاگل. اس سے کیا پتا کہ اس کا باپ کون ہے یا یہ بچہ کیسے اس دنیا میں آیا. لیکن اگر اس ظالم انسان درندے کو پتا چل گیا کہ یہ بچہ اس دنیا میں جنم لے چکا ہے تو وہ اسے بھی ختم کر دے گا. میں اسے نہیں ختم ہونے دوں گی. میں اسے خود پالوں گی. اس پر نہ جانے کیا دھن سوار ہو گئی تھی.
अम्मी ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। अच्छा, एक नाजायज बच्चे को तुम पालोगी? क्या कहोगी दुनिया वालों को कल के जब जवान होगा? सब दुनिया वाले से नाजायज कहकर बुलाएंगे तो ये खुद जीते जी मर जाएगा। ऐसा नहीं होगा। सच्चाई इस तरफ मैं जानती हूँ। या आपके बाद कोई इस बच्चे को कुछ नहीं कहेगा? इसकी माँ नैन तारा है। इसने सबके सामने ऐलान किया। फिर सबसे लड़कर वो हरगिज न थकी थी। बाद ने साफ कह दिया कि मैं नौकरी करूंगी और मैं इस बच्चे को पालूंगी। आप मेरी फिक्र न करें और ना ही इस बच्चे के खर्चे की। आपने इसके सर पर हाथ रख दिया। ठीक है, तुम्हारा जो भी फैसला है, लेकिन अभी तुम्हारा बाप जिंदा है। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें इसके खर्चे के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। यूं वो बच्चा नैनतारा की गोद में पलने लगा। वो सिर्फ 1 घंटे का था जब इसने अपनी बाहों में से लिया था। रातों को जाग जाग कर इसने जैन को पाला था। अपना आप बुलाकर एक कंवारी लड़की जिसे बच्चे पालने का कुछ इल्म ना था, लेकिन जब इसने ये फैसला किया तो अल्लाह ताला ने इसके अंदर इतनी हिम्मत पैदा की। इस दिन के बाद से इसने कभी निकी को नहीं देखा कि वो कहाँ गई। बस ऐसे लग रहा था कि वो इस जगह पर अपना बच्चा पैदा करने आई थी। शायद इस बच्चे का नसीब इसे यहाँ ले आया था। फिर इस दिन के बाद से किसी ने इस बच्चे को कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो बच्चा नैनतारा का था जो उसकी माँ भी बन गई थी और बाप भी। इसने अपने माँ बाप को साफ कह दिया था कि जिससे भी इसे कबूल करना होगा वो इस बच्चे को भी कबूल करेगा, तो ही वो इससे शादी करेगी। और फिर ये खुशकिस्मती तैमूर अफंदी के हिस्से में आई थी। तैमूर हैरान सा ये सारी कहानी सुन रहा था। नैनतारा की आंखें नम थीं। फिर वो इसे देखते हुए कहने लगी, शायद खुदा को मेरी ये नेकी इतनी पसंद आई कि इसने आप जैसा हमसफर मुझे अता किया। ना सिर्फ जाहिरी तौर पर आपकी शख्सियत खूबसूरत है, बल्कि इससे खूबसूरत आपका दिल है। मैं इस मालिक की शुक्रगुजार हूँ। तैमूर, आप मुझसे वादा करें कि कभी आप जैन को यह एहसास नहीं दिलाएंगे कि वो एक नाजायज बच्चा है। तैमूर ने इसके दोनों हाथ थाम लिए। मैं जैन जैसे 10 बच्चों की जिम्मेदारियां उठा सकता हूँ, लेकिन ये बच्चा मुझे तुम्हारे हवाले से बहुत प्यारा हो गया है। अब तो मैं भी इसके बगैर नहीं रह पाता। इसने खेलते हुए जैन को अपनी गोद में उठा लिया, जो इसे डैड कहकर बुलाता था। घर में खुशियों का राज था। फिर नैनतारा इसे कहने लगी, मैं सारी जिंदगी आपकी कनीज बनकर खिदमत करूंगी। आपके सुकून में, आराम में कोई कमी ना छोड़ूंगी। बस मुझे और जैन को कभी अपने आप से जुदा ना करना। तैमूर मुस्कुरा दिया। ये तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरी कनीज हो? तुम तो मेरे दिल की राजकुमारी हो, इस घर की रानी, और हमेशा मेरे दिल पर हुकूमत करोगी। इसने नैनतारा को अपने सीने से लगा लिया। जैन मुंह में उंगलियां डाले हैरत से इन दोनों को देख रहा था। फिर तैमूर कहने लगा, लेकिन इस लड़की का कुछ पता नहीं चला कि वो कौन थी, किसने इसके साथ ये सब किया था। इस दिन मेंटल हॉस्पिटल में शायद वही थी जिससे तुम मिलने गई थी। तैमूर के कहने पर वो सर झुका गई। हाँ, मैंने किसी से इसके बारे में पूछा था तो इस आदमी ने कहा था कि इसे किसी नेक और भले आदमी ने दिमागी अमराज के अस्पताल में दाखिल करवा दिया था। अब मैं अक्सर इसे देखने चाहती हूँ। जैन को भी इससे मिलवाने ले जाती हूँ, लेकिन अगर आप मना करेंगे तो मैं इससे मिलने नहीं जाऊंगी। वो बड़ी आज से तैमूर को देख रही थी। वो मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हें भला क्यों मना करूंगा? जो तुम्हारा दिल चाहता है वो करो। मैंने ना सिर्फ अपना घर बल्कि अपना आप भी तुम्हारे हवाले कर दिया। तुम तो मेरे दिल की शहजादी हो। तैमूर की आंखों में इसके लिए मोहब्बत थी। नैनतारा की आंखें भर आईं। सब घर वाले इसे कहते थे कि तुम दर दर की ठोकरें खाओगी, इस बच्चे के साथ तुम्हें कोई ठिकाना ना मिलेगा। आखिर में इसके माँ बाप इसलिए परेशान रहते थे, लेकिन आज ये नेकी ही थी जो इसे खुदा ने तैमूर अफंदी जैसा हमसफर अता किया था। वो अपने रब की शुक्रगुजार थी। जैसे उठकर जाने लगी, तैमूर ने इसका हाथ थाम लिया। कहाँ चल दिया अब? 2 नफल शुक्राने की पढ़ने जा रही हूँ। नैनतारा ने इसे आंखों में जज्ब किया था। तो ठीक है, फिर दोनों साथ ही पढ़ते हैं। वो इसके पीछे चल दिया। बेशक इन दोनों का साथ बहुत खूबसूरत था।